हेलो एवरीवन, मैं श्री मैं आप सबके लिए एक न्यू वांगश स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी कंपटीशन के लिए है जो एशियन फेस्ट चल रहा है उसके लिए है। ये स्टोरी का टॉपिक है डिजायर और ये वांगश स्टोरी है, ये लव स्टोरी है, रियल है। और इस स्टोरी का नाम है इंतजार हमारी आलिंगन का। ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना। और हाँ, शायद मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही या फिर साउंड प्रॉब्लम की वजह से मेरे व्यूज कम आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब आप लोगों को साउंड की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और आप लोगों को अच्छे से स्टोरी मिल पाए। मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है रिकॉर्डिंग में। अगर ये सही है तो मुझे बताना ताकि मैं अगली स्टोरी भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को अच्छी वॉइस क्वालिटी वाली स्टोरी ला के दे पाऊँ। मैंने पहली बार अब हम स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारी ये स्टोरी एशियन फेस्ट के लिए है, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया है। और ये स्टोरी में एक मॉन्क है और एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उन दोनों के बीच की स्टोरी है। यह वांगशी स्टोरी है और ये येलो स्टोरी है। वांगजी एक पुलिस ऑफिसर है और विंग एक मॉन्क है। मॉन्क होने की वजह से वो पहले से ही संन्यास धर्म का पालन कर रहा है और उसे उसकी शरणार्थ में आई वांगजी से प्यार हो जाता है। संन्यास धर्म की दीक्षा अभी नहीं ली थी पर उसका अनुकरण और उनका पालन जरूर करता था। उस वजह से वो अपने आप को वांगजी से प्यार करने से रोक रहा था, उससे दूर हो रहा था, अपने दिल को नहीं रोक पा रहा था। ऊपर से दो लड़कों के बीच के प्यार को ऐसे ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे तो एक मॉन्क और एक पुलिस है, इस वजह से वो व्यक्ति डर रहा था। वे कैसे भी डिजायर रोकता ही रहता है जो वांगजी के प्रति उसके मन में आते हैं, पर वांगजी है कि जो अपने डिजायर को विंग को बताने से जताने से अपने आप को नहीं रोकता है। यही स्टोरी है, किसके डिजायर की जीत होगी यही हमारे स्टोरी में है। वांगजी के या फिर विंग के या फिर उनके दुश्मनों की जीत होगी, क्योंकि यहाँ पे वांगजी की वजह से विंग की लाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। बर्फीली वादियों में एक अजीब सी शांति थी जो मन को सुकून दे रही थी। इस बर्फीली वादियों में मठ थे, आश्रम थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और जो संन्यास धर्म को लेते हैं वो सभी लोग यहाँ पे आके रहते हैं। जिसने दीक्षा ले ली है वो और जिसने दीक्षा नहीं ली है वो सभी यहाँ के आश्रम में रहते हैं। आश्रम में धर्म को आगे बढ़ाने के प्रचार को देखते हैं, सुनते हैं और उनका अनुकरण करते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के काम में लग जाते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सी वादियां है, शीतल हवाएं बह रही थी। वहाँ की नदियों भी बहुत शांत थी, मानो वो नदियां सभी के गम को अपने अंदर ले रही हो वैसा लग रहा था और शांति से बह रही थी। वही कुदरती अद्भुत रचना को वो देख रहा था। वो एक मॉन्क था, वो दिखने में बहुत कम उम्र का लग रहा था। वो 17 साल का मॉन्क था। वो बर्फीली वादियों में घूम रहा था और इन वादियों को देख रहा था। वादियों से बह रही इस नदी की सुंदरता को देख रहा था। उसने भगवा पहना हुआ था, उसके बाल थोड़े से लंबे थे जो हवा में ऐसे ही हिल रहे थे। उसके लंबे बालों को देख के हम ये मान सकते हैं कि उसने अभी तक दीक्षा ग्रहण नहीं की है, क्योंकि जब दीक्षा ग्रहण करने का होता है तब आपको अपने बालों को भी त्याग करना पड़ता है और दीक्षा ग्रहण करनी होती है। बालों का मोह छोड़ना पड़ता है दीक्षा लेने के टाइम पे, और उसने अभी तक अपने बालों का त्याग नहीं किया था। उस वजह से हम समझ सकते हैं कि उस मॉन्क का अभी दीक्षा ग्रहण नहीं किया हुआ है, वो अभी दीक्षा ग्रहण की श्रेणी में नहीं आया है। वो सिर्फ वहां पे अपने जो मॉन्क की दीक्षा लेने के पहले जो उसे सिखाया जाता है, जो अनुकरण करवाया जाता है, जो नियमों से बंधाया जाता है, वही सब वो कर रहा था। वो बस इस वादियों में कुछ खोज रहा हो वैसा लग रहा था। उसके लबों पे कुछ धुन गुनगुना रही थी। शायद उसने उस मॉन्क ने अभी भी वो त्यागा नहीं था।
उसे अभी भी मोह था इस सुंदरता का, कुदरत की सुंदरता का। उस वजह से वो गाना गुनगुना रहा था। वो नंगे पैर वहां के बर्फीली वादियों में घूम रहा था। शायद उसके यह कदम को देख के हम मान सकते हैं कि वो ऐसे ही घूमता है। उसे मंक होने की वजह से अपने सभी मन की दीक्षा लेनी थी उसे। उस वजह से शायद उसे अपने सभी भी इंद्रियों पे बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल था। उस वजह से उसे उस बर्फीली वादियों में ऐसे चलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो उस नदी के शीतल जल में जा रहा था और अपने वस्त्रों को वहीं पे ही छोड़ रहा था और स्नान कर रहा था। वो उस ठंडे बर्फीले माहौल में, उस ठंडे जल में, नदी में जाके स्नान कर रहा था। वो डुबकियां ले रहा था और वो कुछ गुनगुना रहा था। इंतजार इंतजार मेरी सुबह को तेरी शाम का, तेरी शामों को मेरे वादों का। इंतजार इंतजार मेरी रातों को तेरे ख्वाबों का, मेरी नींद को तेरी बाहों का, मेरे चश्मों को तेरी चाहतों का। बहकी बहकिशी कुछ खताओं का, खूबसूरत से कुछ गुनाहों का। इंतजार इंतजार ऐसे ही कुछ गाने के बोल गुनगुना रहा था। वो वहां के जो मोंक के बच्चे होते हैं, जो दीक्षा ग्रहण बचपन से ही करने आते हैं, उन सब बच्चों के साथ वो खेल रहा था। वो वहां के आश्रम में ही था। वो बच्चों से दीक्षा लेने आने वाले उन बच्चों को घुमा रहा था, खिलखिला के हंस रहा था। वो चंचल था, वो खेलने में बहुत मशगूल था। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, आंखों में कुछ तेज था, पर अपने सामने आश्रम को देख के उसकी आंखों में एक आंसू थे आ गए थे। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। वो सब कुछ भूल के वो अपने मेडिटेशन में बैठने जा रहा था। पहले वो बच्चों के साथ खेला, उसके बाद वो अपने आश्रम की ओर देख के वो अपने आप संभाल लेता है और मानता है कि उसे यहाँ पे रहना है, उसे यहाँ पे ही दीक्षा लेनी है और उसे एक मोंक की उपाधि कर लेनी है। उसे इस संसार से त्याग लेना है, उसे इस संसार से मोह नहीं करना है। उस वजह से वो अपने आप को शांत करने के लिए फिर से मेडिटेशन में बैठ जाता है। वो एक बहुत ही खूबसूरत से पेड़ के नीचे बैठता है जहाँ पे बहुत से फूल खिले हुए थे। वो उस पेड़ से नीचे गिर रहे थे। एक ऐसे मोंक पे वो फूल बरसा रहे, फूल अपने आप को बरसा रहे हो कि उसे कह रहे हो कि तुम हमारी तरह बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही नाजुक हो, तुम एक फूल की तरह ही खिलना चाहते हो। तुम मोंक बन के अपने उस सब को, उस डिजायर को मत, जो साधु बन के, एक सन्यासी बन के तुम्हें वो सही सलामत रहेंगे। तुम्हारे जाने की व्यवस्था यहाँ से ही कर दूंगा और वहां पे भी तुम्हें मठ जाना है। वहां के मठ में तुम्हें वो हमारे पूर्वज मिल जाएंगे, वो हमारे पूर्वज है। बहुत आदर सम्मान के साथ यहाँ पे लेके आना, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो उसका ख्याल रखना। वही कहता है, जी मैं अपने पूरा ध्यान रखूंगा, अपने आप से पूरा ध्यान रखूंगा कि उनकी आत्मा में मैं कोई गलती ना कर बैठूं और मैं पूरे दिल से उनको हम पूर्वज समझ के उनकी भक्ति के साथ मैं यहाँ पे उनको लेके आऊंगा। ये बात सुन के समबोरबू हंसते हैं और उनके सिर को हिलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रिम्पोच को हमारे मठ में और उनके घर में सही सलामत लेके आना। वे अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है बिना ये जाने कि ये सफर उसकी जिंदगी को पलट के रख देगा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आके खड़ा हो जाएगा जिससे वो नहीं बच पाएगा और उसका जो संन्यास लेने का, जो साधु और दीक्षा लेने का जो प्रण है वो टूट जाएगा। वहीं अब विजय पहुंच चुका था। वहां पे बीजिंग के चकाचौंध को देख के वे वहां वही देख रहा था। वो वहां के आश्रम में जाता है, वहां पे वो मोंक वहीं पे ही थे जो अभी बच्चे की हुए थे, जिन्होंने पुनर्जन्म लिया हुआ था। वे उनके सामने जाके उनको 90 डिग्री बो करके आदर देता है और उनसे कहता है, मुझे लेने भेजा गया है
मैं आपको लेने आया हूँ, आपको मेरे साथ हमारे मठ में फिर से आना होगा, बोध गया हमें जाना है। ये बात सुन के वो बच्चा था वो मुस्कुराता है, क्योंकि अभी वो साधना में था। हाँ, उसके बर्ताव को देख के भी हम कह सकते हैं कि वो किसी बुद्ध का पुनर्जन्म हो और वो अपने कार्यों को पूरा कर रहा हो। वो विंग को देख के कहता है, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी जर्नी का नया सफर शुरू हो रहा है। अपने आप संभाल के रखना और यही सोचना, जो सच है, जो सही है, वही तुम्हें करना है। विंग को उनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे ये देख के बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि वो जो बोध उसके सामने है वो अभी सिर्फ 8-9 साल के बच्चे ही है, फिर भी वो किसी 50-60 उम्र के साधु की तरह बात कर रहे हैं। उनकी बैठने की जो पर्सनालिटी है, बैठने का उसका पास से जो आ रहा तेज है, वो सब यही दर्शा रहा था। उनके चेहरे पे भी बहुत दुख था। उनको फिर से वो करता है और कहता है, मैं आप जो कहोगे वो करूँगा। मैं आपके सेवक के रूप में आपका अनुकरण करता हूँ। तब वो साधु यानी कि वो बच्चा मूक जो था वो विंग के साथ जाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो दोनों ही एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। तब वो साधु विंग से कहते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। तब विंग कहता है, पर मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता, आप मेरे साथ ही रहिए। मैं आप विंग और सन रिपोच दोनों ही वहां पे ही रुक गए थे, क्योंकि आज वो दोनों होटल में रुकने वाले थे। उन दोनों की कल की फ्लाइट थी। विंग सन रिपोच को लेके अपने साथ होटल की ओर बढ़ रहा था, अपने रूम में। वहाँ के जो रिसेप्शन होते हैं वहां से उनकी चाबी लेके वो उस रूम की ओर बढ़ रहा था जहाँ पे उनका रूम था। उससे पहले ही उनको अभी वहां जाते उससे पहले ही वो जो सन रिपोर्ट थे वो विंग को कहते हैं, रुको मुझे जाना है। अब वो इशारों में ही बातें कर रहे थे, शायद उन्होंने आज मौन व्रत रखा हुआ था। सन रिपोर्ट विंग से कहते हैं, मुझे जाना है। तब विंग कहता है, आपको कहाँ जाना है, आप रुकिए यहाँ पे ही। तब वो इशारों में विंग को कहते हैं, उसे वॉशरूम जाना है। तो विंग कहता है कि अभी हम हमारे रूम में चले जाए, उसके बाद आप चले जाना। तब सन रिपोर्ट कहते हैं, नहीं मुझे अभी ही जाना है। तब विंग उनको नहीं रोकता और उनको वहाँ के वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है जहाँ पे ये दोनों होटल में आए थे। वहाँ के जो पब्लिक का वॉशरूम होता है ना, वहाँ पे विंग ले जाता है। विंग उनको बाहर ही छोड़ देता है और वो खुद वहाँ से दूर चला जाता है। सन रिपोर्ट अंदर वॉशरूम में गए थे। उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में जब वो वॉशरूम में थे उसी टाइम पे वहाँ पे गुंडे आ रहे हैं। सन रिपोर्ट उनकी आवाज सुन के वहीं से छुप गए थे, क्योंकि सन रिपोर्ट को पता नहीं था कि ये कौन है। अभी बाहर उन्हें तो पता नहीं था कि सन रिपोर्ट पे कुछ होने वाला है सन रिपोर्ट के साथ। उस टाइम पे सन रिपोर्ट वॉशरूम का थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर की ओर देख रहे थे। वहां पे अभी एक इंसान था, वहां पे ही था, वो हैंड वॉश कर रहा था। तो सन रिपोर्ट अंदर आए थे तभी वो वहीं पे ही था। वो मिरर से हैंड वॉश मिरर में देख रहा था और हैंड वॉश क्लीन कर रहा था। सन रिपोर्ट ने उसे देखा था, तो उसे देख के अनदेखा करके वो वहां से अंदर की ओर चले गए थे। सन रिपोर्ट को पता नहीं था कि वो जिसे मिल रहे हैं वो कोई और नहीं, पुलिस है। पर वो सन रिपोर्ट वॉशरूम के रूम में जाके अपना दरवाजा आधा ही खुला रख देते हैं, वो बंद नहीं कर पाते हैं, पर वो आधा ही खुला रख देते हैं। तब सन रिपोर्ट के कान में एक गन शॉट की आवाज आई थी। सन रिपोर्ट बाहर आते हैं और वो देखते हैं, बाहर नहीं आते, वो वहां पे जो दीवार थी बाथरूम के डोर के बीच वहां पे देखते हैं। तो वहां पे एक गुंडा था और उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को गन शॉट कर दी थी। सन रिपोर्ट को लगा कि वो सामने वाला है वो गुंडा है। उनको नहीं पता था वो सामने वाला भी पुलिस ही था, पर उसने जानबूझ के पुलिस को गन शॉट की है। वो दोनों यूनिफॉर्म नहीं थे, दोनों वो नॉर्मल कपड़ों में थे। इस वजह से सन रिपोर्ट नहीं जान पाए थे कि वो पुलिस है। और सन रिपोर्ट उस मर्डर के चश्मदीद गवाह। सन रिपोर्ट को पता नहीं था कि जो सामने है वो भी एक पुलिस है।
सन रिप्रोच बहुत डर गए थे। वो बाथरूम के अंदर छिप गए थे। उसे डर लग रहा था उस दिन की सोच से, क्योंकि वो थे तो एक बच्चे ही ना, चाहे कितने भी बड़े संत के जन्म क्यों ना हो, पर वो थे एक बच्चा, 7 या 8 साल का बच्चा, जिस वजह से वो डर गया था। थोड़ी ही देर में वहां पे हाहाकार मच गया था। अभी वो बच्चा विंग से पहले लगाया हुआ था और वो विंग के सीने में छुपा हुआ था। वो डर से कांप रहा था, विंग डर से कांप रहा था, क्योंकि वो लोग एक मुल्क थे, वो मुझ से आ रहे थे। उनको यहाँ के जो भी होते हैं ना, पुलिस, वो लोग इधर उधर के किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक सात्विक जीवन जीते हैं। उन लोगों के लिए ये दुनिया किसी काम की नहीं होती है। तब वहाँ पे एक पुलिस आता है। वो एक पुलिस यूनिफॉर्म में आया था। वो है हमारा मेनली लान वांगची। लान वांगची एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसके साथ उसका दोस्त था जिसका नाम था शाओ शिनचन। पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो अपने दोस्त से पूछता है क्या क्या हुआ है और क्या बात है। वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। वो हमारा मेन लीड लान वांगची था। वो अपने गूगल्स पहने हुए अपने पुलिस की वर्दी में आया था। देखते ही दिल धड़का जाए, इतना हैंडसम लग रहा था। पर उससे विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि विंग एक monk की दीक्षा लेने वाला होने की वजह से उसने संन्यास ग्रहण किया था। उस वजह से उसे वांगजी को देख के कोई भी भाव नहीं आया था। पर हमारा वांगजी, उसने तो जब विंग को देखा तब वो मन में गीत गाने लगा था। मैं तेरी छोगन हो गया, मैं तेरी छोगन हो गया। वांगजी विंग को देख के ऐसा ही गा रहा था, क्योंकि वांगजी ने पहले ही नजर में विंग पे अपना दिल हार दिया था। वो विंग को देख के ये तो समझ गया था कि एक मधु से आया हुआ इंसान है और वो दीक्षा लेने वाला है। तो अभी तक उसने दीक्षा ली नहीं है। वांगजी विंग के सामने जाता है और वो विंग से कहता है, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तो विंग वांगजी को कहता है, अभी भी उसने उस बच्चे को हक किया हुआ ही था। और वो वांगजी से कहता है, हम मठ से आए हैं, हमें जाने दीजिए। हमारी अभी आधे पौने घंटे के बाद हमारी कल सुबह की टिकट है, हमें मठ ऑफिस जाना है। ये सुन के वांगजी विंग को मना करते हुए कहता है, सुबह की है ना, अभी की तो नहीं है ना, आपको हमारे सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये सुन के विंग वांगजी को कहता है, हमें आपकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम मठ के निवासी हैं और हमें आप लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें हमारे मठ शांति से पहुंचना है, प्लीज हमें इन सब में मत खींचिए। तब वांगजी विंग के नजदीक जाता है। विंग 2 कदम पीछे ले लेता है, उसके साथ वो बच्चा भी पीछे हट गया था। वांगजी विंग के सामने जाके कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप भले ही मठ के हो, आपको भले ही हमारे संसार से कोई लेना देना ना, पर आपका ये जो बच्चा है वो चश्मदीद गवाह है उस मर्डर का, और वो मर्डर जिसका हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं था, वो हमारा कमिश्नर था। उस वजह से आपको यहीं पे रुक के गवाही तो देनी ही पड़ेगी। तब विंग उस बच्चे को अपने सीने में लेता है और कहता है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो हमारे पूर्वज है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, वो सन पोर्च है। ये बात सुन के वांगजी कहता है, पुनर्जन्म इस बच्चे का? तब विंग कहता है, हाँ, वो हमारे बुद्ध के पुनर्जन्म है, हमारे एक साध्वी थे, उनके पुनर्जन्म है। ये बात सुन के वांगजी कहता है, जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये चश्मदीद गवाह है, और इससे जब तक कल सुबह सभी गुनहगारों को देख के पहचान नहीं लेगा तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकता। ये बात सुन के विंग कहता है, पर हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते, हमें जाना है, हम साध्वी है, प्लीज आप बात को समझिए। तब शुयांग वहां पे आता है और शुयांग वांगजी से कहता है कि वांगजी, हमें इसे कहीं पे छुपा के रखना होगा, क्योंकि अगर मर्डरर को पता चल गया कि उनका कोई चश्मदीद गवाह है तो क्या पता वो इस बच्चे और इस साध्वी को हार्म कर दे। ये बात सुन के वांगजी कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें इसे संभाल के रखना पड़ेगा। तब
शुयांग कहता है पर कहाँ पे ले जाएंगे? तब वांग जी कहता है मैं जानता हूँ मुझे कहाँ पे ले जाना है। और वांग जी विंग को कहता है चलो मेरे साथ। तो विंग मना करते हुए कह रहा था नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, नहीं हमारे संपूर्ण को जाएंगे, हम लोगों को जाने दो। वांग जी कहता है चुपचाप मेरे साथ चल रहे हो। तब विंग डर जाता है और वो, क्योंकि वांग जी अभी गुस्से में कह रहा था और उसे डरा भी रहा था, और विंग इस बात से डर जाता है क्योंकि था तो एक मासूम सा साध्वी, वो 17 साल का, और हाँ हमारा वांग जी 25 साल का नौजवान हट्टा कट्टा। उसने जब गुस्से से कहा विंग आइस को छोटी छोटी करके, तो विंग डर गया। विंग कुछ नहीं बोलता और उसके साथ चलने लगता है। वांग जी उसको लेके उसको अपनी कार में बिठा के अपने घर पे ले जाता है। वहां पे शुयांग साथ में जाता है। वांग जी शुयांग जिससे ही अपने घर पे पहुंचे थे वैसे शुयांग कहता है यहाँ पे रखना सेफ होगा क्या? तब वांग जी कहता है हाँ उनको यहीं पे सेफली रखा जा सकता है, क्योंकि किसी और को कहीं और शायद पता चल जाए कि वहां पे हो सकते हैं और इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये बात सुन के शुयांग कहता है ओके ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करना। और हाँ मैंने आगे वो इंस्पेक्टर के दोस्त का नाम गलत बोला था, उनका नाम शुयांग है, साओ शिनचेन नहीं। और साओ शिनचेन वो है ऑफिसर जिसका मर्डर हो गया था। उनका जो कमिश्नर है उसका नाम साओ शिनचेन था और उसका मर्डर हो गया था। साओ विंग और वांग जी और शुयांग वो दोनों इंस्पेक्टर है, वो साओ शिनचेन के अंडर में काम करते थे। साओ शिनचेन का मर्डर हो गया है और उसका है चश्मा गवाह, ये सन रिनपोच है। और विंग जो साध्वी को लेने आया था बच्चे के रूप में जो साध्वी है वो है, और अभी वांग जी उस बच्चे को और विंग को लेकर अपने घर पे आया है। वहां का हालत देख के वांग जी गुस्से में आ गया था, क्योंकि वांग जी की बहन थी और उसका एक हस्बैंड था, उनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ था, और वो उसका हस्बैंड जो था वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि उसका हस्बैंड दारूड़ी था, शराबी था, और वो जब भी पैसे खत्म हो जाते तो यहाँ पे आके इसकी बहन के साथ बदतमीजी करता और पैसे लेके चला जाता है। ये घर की ऐसी हालत को देख के विंग डर जाता है। विंग उस बच्चे को फिर से अपने सीने में ले लेता है और उसके आंखों पे हाथ रख देता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता ये सारा नजारा उसके साध्वी देखे। उस वजह से विंग कहता है साध्वी प्लीज आप मत देखना। अब वो भी हाँ में से हिलाता है और वो विंग को हक कर लेता है। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था, वो उसे मारना चाहता था, शुयांग ने उसे पेट से पकड़ लिया था। शुयांग कह रहा था प्लीज ऐसा मत करो, वो तुम्हारे। तब वांग जी कहते वो मेरे जीजा जी नहीं लगते हैं, उन्होंने मेरी बहन को बहुत ही परेशान करके रखा है, मैंने कितनी बार इन दोनों को कहा है डिवोर्स ले लो साथ में अगर नहीं रखा चाहता तो, पर ये कोई समझते ही नहीं है। तब वांग जी की ये बात सुन के विंग उसकी ओर देखने लगता है। तभी वो उसका जीजा उसके वांग जी के पैरों में आके गिरता है, क्योंकि वांग जी की बहन लान सिंह ने उसे एक लात मारी थी और वो वहीं पे ही गिर गया था, उसके पैरों पे आके गिरा था। तब वांग जी ने भी हाथ साफ कर लिया और उसे 2-3 लात मार दी और उसने गुस्से में कहा आइंदा से मेरे घर आना मत, दिख मत जाना मुझे। तब उसका जीजा खड़ा होता है और अपनी शर्ट को सही करता है और कहता है मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, ये मेरी वाइफ का घर है और मेरा पैसा जब भी खत्म होगा तब मैं यहाँ पे आऊंगा। तब उसकी बहन बाहर अंदर से आती है और उसके हस्बैंड को फिर से चिल्लाते हुए कह रही थी तुम जा रहे हो यहाँ से या नहीं, या फिर मैं और पीटूं। तब वो कहता है मैं जा रहा हूँ और वो वहां से चला जाता है। तब वांग जी के बहन की नजर विंग पे पड़ती है, वो बालों को सही करते हुए विंग के सामने आती है और विंग से कहती है यहाँ पे। तब वांग जी विंग को इंट्रो करवाते हुए कहता है ये मर्द से आई है और ये मेरे केस के संबंधित गवाह है, इसे आज रात के लिए ठहरना होगा। तब वो 90 डिग्री वो करती है और विंग और साध्वी से वंदन करते हुए कहती है मुझे माफ करना, हमारे घर में आप लोग पहली बार आए और मैंने इतना बुरी तरीके से लोगों का स्वागत किया है। तब वांग जी फिर से गुस्से में आ जाता और कहता है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, वो इतना कमीना है फिर भी तुम मुझे पकड़ के रखे। तब उसकी बहन लान से वांग जी के सामने आंखें दिखाते हुए कहती है बिच्छू, और वो चुप हो जाता है। वो लान से
विंग और साध्वी को अंदर रूम में लाती है और उनको बिठाते हुए कहती है, हमें माफ करना, हमारे घर के बुरे हालत है, हमारे तो समझते ही हो गए थे। तब विंग आराम से हिलाता है और कुछ नहीं कहता। तब वांगजी कहता है, ऐसे ही इन लोगों को ताको मत, कुछ खाने की व्यवस्था करो, इन लोगों को भूख लगी होगी। तब विंग मना करते हुए कह रहा था, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं खाना। वो बच्चा भी मना कर रहा था, नहीं हमें कुछ नहीं खाना। तब वांगजी कहता है, अब तक आपने दीक्षा ग्रहण नहीं की, इस वजह से खा सकते हैं। मुझे लगता है इस बच्चे ने भी दीक्षा ग्रहण नहीं की है, तो वो भी खा सकता है। ये बात सुन के विंग कहता है, हाँ। तब शुआंग कहता है, इसका मतलब क्या है, दीक्षा ग्रहण नहीं की और नहीं खा सकते? तब वांगजी कहता है, जब दीक्षा ग्रहण हो जाती है तब ये लोग भिक्षा मांगते हैं और उस टाइम पे उनको घर के आंगन का खाना खाना होता है, उसके बाद वो नहीं खा सकते। ये बात सुन के विंग फिर से सिर को हाँ में हिलाता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ करना, मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ। अभी कुछ नहीं कहता और विंग की बहन जो भी खाना वांगजी की बहन जो भी खाना लाती है वो विंग और वो बच्चा दोनों खाते हैं, वो फलाहारी करते हैं और बाद में उनको एक रूम दिया जाता है और वो रूम में चले जाते हैं। वांगजी उनको रूम में छोड़ते हुए कह रहा था, तुम दोनों यहीं पे ही रहना, कहीं पे भी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद तुम दोनों पे भी जान का खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चल गया कि उसने कमिश्नर की मौत को अपने आंखों से देखा है, तो क्या पता वो सभी इसके पीछे पड़ जाए। ये बात सुन के विंग डर गया था। विंग को लग रहा था कि हम लोगों ने क्या कहाँ पे आकर फंस गए हैं। विंग जिससे कहता है, प्लीज जल्दी करो, हमें हमारे मठ पे जाना है, वहाँ पे सब हमारे साथी का इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुन के वांगजी कहता है, क्या सच में पुनर्जन्म है? तब विंग कहता है, हाँ ये सच में हमारे साथी का पुनर्जन्म है, प्लीज मुझे इसे सेफली पहुंचाने का कार्य दिया गया है, प्लीज कुछ तो कीजिए, मैं जल्दी से हमारे मठ तक पहुंच जाऊँ। ये बात सुन के वांगजी कहता है, ओके तुम यहीं पे ही रहना, कल सुबह तक जब तक ये कोई उस कातिल को पहचान न ले तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकता, इसे सेनात करने आना ही होगा। ये बात सुन के विंग कहता है, अगर इसमें सब हमारे साथी की जान को खतरा हो गया तब, क्योंकि पहले से ही हमारे रिनफोर्ज को ये सपना आया हुआ है कि रिनफोर्ज को जान का खतरा आया हुआ है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तब वांगजी कहता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को दोनों को भी तुम्हारे मठ तक सही सलामत पहुंचाऊंगा, मुझ पे यकीन करो, कि जो भी जिसका भी मर्डर हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं था, वो पुलिस कमिश्नर था, उनकी जान लेने वाला भी कोई आम नहीं होगा, इसीलिए उसको सेनात करना बहुत जरूरी है, क्या पता कर किसकी जान पे बनाए। ये बात सुन के भी कुछ नहीं कहता और वो वांगजी को जाने देता है। वांगजी वहां से बाहर चला जाता है। दूसरा दिन हो गया था। वांगजी सन रिनफोर्ज और विंग को लेके वो कातिल का सेनात करवाने ले जाता है। वहां पे कई सारे गुंडे थे, उनके बीच में वहाँ उन गुंडों को रिनफोर्ज या फिर विंग नहीं दिख रहा था, इसी तरह की से ऐसा सेटिंग किया गया था कि रिनफोर्ज ही देख पाए, सन रिनफोर्ज ही देख पाए कि सामने जो भी है उनमें से कोई है या फिर नहीं, या फिर कोई और था। ये बात ऐसे ही सेटिंग किया गया था। सन रिनफोर्ज सबको देखते हैं, उन सबकी आंखों में देख के उनको डर लग रहा था, क्योंकि वो सब बहुत ही डरावने थे, मानो वो सन रिनफोर्ज को देख तो नहीं रहे थे, फिर भी वो डरा रहे थे, अगर मुंह खुला तो हम तो मार डालेंगे। सन रिनफोर्ज सबको देख के मना कर देता है। तब विंग कहता है, उन्होंने मना कर दिया है, इनमें से कोई नहीं है, अब तो हमें जाने दो। तब वांगजी एडिटेड वांगजी विंग की ओर देख के कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम लोगों को पहुंचा दूंगा। तब वांगजी और विंग के बीच में बहस हो रही थी। उसी टाइम पे सन रिनफोर्ज की नजर सामने से आ रहे एक इंस्पेक्टर पर पड़ती है, जिसने वर्दी पहनी हुई थी। उसे देख के सन रिनफोर्ज डर गए थे और वो विंग के पीछे छुप गए थे। ये देख के विंग कहता है, क्या हुआ साथी, क्या हुआ? सन रिनफोर्ज उस इंस्पेक्टर की ओर उंगली करते हैं और वांगजी उसी टाइम पे समझ गया था कि कमिश्नर को मारने वाला और कोई नहीं, वेन चाओ है। वांगजी उसकी उंगली को नीचे करते हुए कह रहा था, क्या इसने वो किया था? तब सन रिनफोर्ज अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तब वांगजी कहता है, तुम सही से देख रहे हो ना वो कौन है? तब वांगजी की बात सुन के वो साथी कहता है, हाँ मैं सही से देख रहा हूँ, वो वही थे, उन्होंने ही कल। तब
वो उससे आगे कुछ बोलते उससे पहले ही वांगची कहता है, श्रेया जल्दी चलो। श्रेया, वांगची, सनी अप्रोच पर वे चारों भी बाहर आ गए थे। वांगची श्रेया से कहता है, इनको अभी सही सलामत मेरे घर पे पहुंचा दो और ध्यान रखना। तब श्रेया कहता है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तब वांगची कहता है, मुझे नीमुंजी के पास जाना होगा। तब श्रेया कहता है, पर क्या नीमुंजी ऋषि के काबिल है? वांगची कहता है, हाँ करना होगा रोशन, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं। वेन चाओ ने साउथ सिंचन का मर्डर किया है, साउथ सिंचन कमिश्नर था, फिर भी उसने उनका मर्डर कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं। ये बात सुन के सोया कहता है, ठीक है तुम जाओ पर थोड़ा ख्याल रखना। वांगची कहता है, तुम इन दोनों का ख्याल रखना और प्लीज मेहरबानी करना किसी को भी इन दोनों के बारे में पता ना चले। तब वहाँ सोया कहता है, ठीक है मैं इसे ऐसे ले जाऊंगा कि कोई इसे ना पहचान पाए। अब वांगची नीमुंजे के पास पहुंच गया था। नीमुंजे घर पे थे, वो खाना खा रहे थे। जब वांगची ने डोरबेल बजाई तब वो आए थे। वांगची को देख के बहुत हैप्पी हो गए थे और वांगची का खंभे पे वांगची के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हो और उसे बुलाते हुए कहते हैं, क्या बात है वांगची, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे? तब वांगची भी अपने सीनियर को मुस्कुराते हुए कहता है, सर मैं आपसे एक सीरियस बात करने आया था। तब वांगची की सीरियस टोन को देख के नीमुंजे कहते हैं, क्या बात है? तब वांगची कहता है, कमिश्नर साउथ सिंचन का मर्डर किसी और ने नहीं, वेन चाओ ने किया था। तब ये बात सुन के नीमुंजे एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और वो वांगची से कहते हैं, क्या तुम्हें ये यकीन है? तब नीमुंजे की बात सुन के वांगची कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने ये किया था। तब नीमुंजे कहते हैं, तुम्हारे पास क्या तुम अकेले ये बात जानते हो या फिर किसी और को भी ये बात पता है? तब वांगची कहता नहीं, मैं अकेला ही जानता हूँ। तब साउथ सिंचन के बारे में सोचते हुए नीमुंजे कहते हैं, ठीक है मैं वेन चाओ के खिलाफ और भी सबूत ढूंढता हूँ, तुम घर पे जाओ। ये बात सुन के वांगची कहता, ठीक है मैं घर पे जाता हूँ। वांगची अपने घर पे पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में ही उस पर हमला हो गया था। वांगची समझ गया था कि नीमुंजे भी इसमें शामिल है। वांगची जैसे तैसे अपने आप को बचाता है क्योंकि उससे लड़ने और कोई नहीं वेन चाओ आया था। वेन चाओ और वांगची के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। वांगची उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उस बीच वेन चाओ ने वांगची पे गोली चला दी थी। वांगची की वो गोली उसके पेट में लगी थी, उसके सीने में नहीं, पर वेन चाओ को लगा था कि उसने उस गोली उसके सीने में लगा दी है। और वांगची उसे छोड़ देता है क्योंकि वो वहां से भाग जाता है। वांगची को ये बात समझ में आ गई थी कि अब यहाँ पे सात्विक और वेन को रखना सेफ नहीं होगा, क्योंकि अगर उस तक वो ये वेन चाओ पहुंच गया है तो क्या पता कल सात्विक और वेन चाओ पहुंच जाए। इसीलिए वांगची जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पे पहुंचता है और अपनी बहन को कहता है कि सात्विक और वेन को बुला, उन दोनों को कहो जल्दी से बाहर आने को। वांगची वहां पे ही एक ड्रॉर में से एक पेन किलर लेता है और वो पेन किलर खा लेता है और वो कुछ मेडिसिन भी अपने साथ ले लेता है। वांगची सात्विक को कहता है, चलो जल्दी खाओ। तब भी वांगची के सिर से बह रहे पसीने और उसकी लड़खड़ाते कदमों को देख के कहता है, क्या हुआ है? तब वांगची कहता है, मैं तुम्हारे मर तक ले जा रहा हूँ, जल्दी से चलो। तब विंग सात्विक को ले लेता है। वांगची उसके आगे चल रहा था, विंग उसके पीछे चल रहा था। वांगची जाते जाते अपनी बहन से कहता है, मेरी बात समझो और सुनो अच्छे से, तुम किसी को भी नहीं जानते, इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही तुमने कभी किसी मोह को देखा है, ना ही तुम इन दोनों को जानते हो। तुम विंग को या फिर इस बच्चे को नहीं जानते। इनके बारे में अगर कोई भी आके पूछे, कोई भी हो या फिर कोई भी, तुम नहीं जानते मतलब नहीं जानते। और तुम्हारा ब्रदर कहाँ गया है वो भी तुम्हें नहीं पता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तब रानी अपने ब्रदर को कहती है, अरे क्या हुआ है, कुछ तो बताओ मुझे। तब वांगची कहता है, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि तुम कुछ नहीं जानती, मतलब कुछ नहीं। अपने आप को अच्छे से संभाल के रखना। और रही बात कोई पूछे मेरे बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना, तुम्हें नहीं पता कि तुम मैं कहाँ पे हो, सिर्फ इतना ही।
कि मैं कहाँ पे हूँ तुम्हें नहीं पता है। तब उसकी बहन फिर से उसे कहती है अपना ख्याल रखना, तुम अकेले हो मेरे लिए। तब वांची कहता है हाँ मैं जानता, और मेरी जिंदगी में भी आप ही हो, मेरे पास अपना कहने के लिए अपना परिवार के नाम पे सिर्फ आप हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, या फिर मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से हम दोनों की जिंदगी में कुछ हो जाए। वांची की ऐसी हालत को देख के विंग समझ रहा था कि जरूर कुछ हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो सोते हुए सात्विक को अपने गोद में ले लेता है और वो वांची के साथ बाहर चला जाता है। वहां पे दूसरी कार लेके सुवन आया हुआ था। सुवन वांची को कहता है अब क्या होगा। वांची कहता है कुछ नहीं, तुम काम करना कि तुम वहां पे हमारे पुलिस स्टेशन से गवाह के नाम जगह पे जो और सात्विक के बारे में था, सब रिपोर्ट के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी तुम्हें बाहर से हटानी है। तुम्हें ये बात याद रखना होगा कि तुम भी नहीं जानते कि मैं कहाँ पे हूँ, कोई भी गवाह नहीं था, सिर्फ तुम्हें सबको ऐसा ही कहना है, गवाह नहीं था। ओके, मेरी बात समझ में गई। वांची बात सुन के शुआ कहता है पर इससे तो तुम, तब वांची कहता है मैं जानता हूँ, पर मैंने दोनों से वादा किया था, मैंने वहीं से वादा किया था उससे सही सलामत उसके मर्द को ले जाऊंगा मैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से दोनों पर खतरा आए। जो खतरा दे रहा है वो बहुत बड़ा खतरा है, और वो मैं नहीं चाहूंगा कि इन दोनों पर आए, इसीलिए मैं भी इन दोनों को यहाँ से लेके जा रहा। ये बात सुन के वांची की सुवन कहता है अपना ख्याल रखना है। वांची सुवन को कहता है तो भी मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताते रहना, मैं कॉल करूँगा जब मुझे मौका मिलेगा। हाँ, अभी वांची को बोलने लगी थी। वांची अभी अपने आप को स्ट्रांगली सबके सामने रख रहा था, वो किसी को ये बताना नहीं चाहता था कि उसे गोली लगी हुई है। वांची साध्वी चौथे दिन समय पूछ उसे लेके उसके मुठ की ओर बढ़ रहा था। बीजिंग से वो कार में ही उसके मुठ की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में पता चला था कि उसकी कारों का कोई पीछा कर रहा है। वो अपने आप को जैसे तैसे बचा के वहां से ले जाता है। भी सरबड़ी को उसकी बेचैनी को समझ रहा था। वो वांची से कहता है क्या हुआ है। वांची विंग से कहता है चुप रहो, तो किसी को नजर नहीं आना चाहिए। नहीं, ये भी तुम दोनों को मुझे यहाँ से सही सलामत ले जाना है, को संभाल के रखो। तो विंग भी फिर से कुछ नहीं बोलता, वो चुप जाता है। इसे रात दिन 2 दिन का सफर वांची तय करता है। बीच बीच में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, तब लाई हुई पेन किलर को पी लेता था और वो फिर से कार चलाने लगता था। जब वो लोग पहुंचने ही वाले थे उससे पहले ही उसकी आंख लग गई थी, इस वजह से कार टकराने वाली थी। तो वो की नजर पड़ गई थी, उस वजह से वो कार को संभाल लेता है। वांची जैसे तैसे कार से बाहर आता है और अपने चेहरे को पानी से साफ करता है। विंग भी बाहर आता है। विंग वांची से कहता है क्या हुआ है, क्यों ऐसा कर रही हो। वांची कहता है लग जाएगी, प्लीज ऐसा आगे किसी पे आकर बैठो ना, अगर ऐसा हो तो मुझे जगह देना। मैं कुछ नहीं कहता, वांची के साथ आगे किसी को बढ़ जाता है। वांची को भी ऐसा लग रहा था उसके कोई पीछा कर रहा है, पर वांची उन दोनों को सेफली उनके घर तक नहीं पहुंचा देता, उनके मन तक, तब तक वो चैन नहीं लेना चाहता था। और वांची के तक पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही वहां पर फायरिंग हो जाती है। वो लोग वहां पर आ जाते हैं। जो लोग वांची का पीछा कर रहे हैं उनको अभी भी उस बच्चे के बारे में पता नहीं था, उस वजह से उन दोनों को सेफ थे। वो दोनों कार के पीछे, वांची उन दोनों को छुपा देता है। वांची उन लोगों के सामने आ जाता है। जितने भी 4-5 गुंडे आए थे उन सबको वांची गन सूट में मार डालता है और वहां पे ही वांची बेहोश हो जाता है।
वांग जी को इस कदर बेहोश होता हुआ देख के विंग चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब तक तो विंग अपने आश्रम तक पहुंच ही गए थे। उसके आश्रम से थोड़ा सा दूर पे ही ये सब हुआ था। उस वजह से विंग की आवाज सुन के सब लोग वहां पे आ गए थे। विंग के बाबा भी वहां पे आ गए थे। वांग जी को ऐसी हालत देख के वांग जी के बाबा कहते हैं, विंग जी और यहाँ पे क्या कर रहा है और इसकी ऐसी हालत क्या है। तब विंग अपने बाबा से कहता है, बाबा प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि अभी वांग जी विंग की गोद में था। विंग ने अपना पहला नियम तोड़ दिया था वांग जी को छूने का, क्योंकि विंग नहीं छू सकता था ऐसे ही किसी को। पर विंग वांग जी की इस हालत पे नहीं देख पाया, उस वजह से उसने उसे छू कर उसका नियम तोड़ दिया था। वांग जी के बाबा पहले बार तो विंग की गोद में उसको देख के चुप हो गए थे, पर वो डर गए थे, क्योंकि उनको दिख रहा था विंग की आंखों में फिक्र, और उनको ये भी दिख रहा था कि इस इंसान की वजह से विंग ने अपना पहला नियम तोड़ दिया है। विंग के बाबा जैसे तैसे उसे अपने साथ अपने घर पे ले जाते हैं। विंग के बाबा कहते हैं, अभी हॉस्पिटल पे जाना चाहिए, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तब विंग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ मत करना, सिर्फ हम हमारे नहीं बाबा ऐसा मत करना, समन और बुला दो, वही इनकी सारवार करते थे, इसलिए मना किया है पुलिस को बुलाने से। तब समन और को वहाँ पे बुलाया जाता है। समन और आके उसे जांच करते हैं। तब वो विंग को कहते हैं, इसे गोली लगी है। तब विंग कहता है, मुझे पता है। तब समन और कहता है, पर इसकी सारवार यहाँ पे नहीं हो सकती, इसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, इसे अच्छी दवाइयों की जरूरत है। तब विंग कहता है, इसने मना किया है, इसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है, क्यों नहीं समझ रहे हैं। समन और बुके इसको बहुत पेन होगा, हमारी ये औषधियों से इसकी हालत अच्छे से और जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाएगा और इससे बहुत पेन भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तब विंग कहता है, हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए ना, अभी कहते हैं ना हमें सिर्फ कम करना चाहिए, आगे हमारे पेट की मर्जी। तब समन और बुक कहता है, ठीक है मैं इसकी सर्वर स्टार्ट करता हूँ, मैं अभी औषधि को लेके आता हूँ और इसके लिए जड़ी बूटियां भी चुन के आता हूँ, जिसका सूप बना के इसे पिलाया करना। तब विंग कहता है, ठीक है मैं जरूर करूँगा। समन और विंग और उसके बाबा मिलके वांग जी से पेट में जो गोली लगी थी उसे निकालते हैं। तब समन और फिर से विंग से कहते हैं, इसका जेल इसके शरीर में फैल गया है, इसे जिंदा रखना मुश्किल है। तब विंग कहता है, इसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी हमारी जिंदगी बचाने के लिए, हमारे साथी की जिंदगी बचाने के लिए, तो हमारी भी फर्ज होगी इसकी जिंदगी बचाने की। तब समन और कहता है, तुम्हारी बात सही। वो कहता है, ठीक है तुम ऐसे ही इसको बार बार इसके घाव पे लगाते रहना ताकि ये पूरी तरीके से हील होने लगे। विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाबा को ये मंजूर नहीं था उसका यहाँ पे रहना, पर समन और ने कहा था उसे यहाँ पे ही रहने दो, उसे हम अभी कहीं नहीं ले जा सकते। विंग के बाबा कहते हैं, पर अगर यहाँ पे रहा और कुछ हो गया तब समन और कहते हैं, जो होना है वो कहीं रहेगा, तुम चाहे रोको मैं चाहे रोको, फिर कोई और आके रोके, फिर वो किसी के रोकने से नहीं रुक सकता, जो होने वाला है वो होगा ही। तुम जिस चीज से डर रहे हो वो भी हो सकता है, क्योंकि वो नियति में लिखा है, चाहे वो इसकी नियति हो चाहे वो विंग की नियति हो, ये नियति तो ये भुगतना देगी। तब समन और की बात सुन के विंग के बाबा कुछ नहीं कहते और वो वहां से चले जाते हैं। समन और भी अपने चले जाते हैं और सती लाना विंग उस वांग जी के घावों पे वांग जी के सर को निकालता है और उसके घावों पे मलम लगता है। वांग जी रात तड़प रहा था, विंग उसकी फांसी थी, उसके पसीना बार बार पोंछ रहा था, क्योंकि समन और ने कहा था इस घाव पे 2 घंटे के बाद उन्हें मलम लगाना होगा, उस वजह से विंग वहीं पे था। वांग जी अपनी ही नींद में अपनी टेंशन नहीं संभाल पा रहा था, उस वजह से वो अपने नींद में झपटा रहा था। उस टाइम पे उसने विंग का हाथ थाम लिया था, विंग भी उसे संभाल रहा था, उसे अपने आलिंगन में ले लिया था, उसने उसे अपने आलिंगन में छुपा लिया था और विंग वांग जी के पसीने को भी पोंछ रहा था, उसे पंखा दे रहा था। विंग बहुत ही ध्यान से वांग जी की सेवा कर रहा था।
वांची को इससे बेहोश हुए करीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया था। हर रात वांची की इतनी ही बुरी हालत हो जाती थी और विंग उसकी टेक केयर करता था, वांची को पास भी रहता था। वांची के शरीर पे ऐसे ही वो जो हम स्पंज बात बोलते हैं ना, वैसे स्पंज बात दिलाता था। उसके बाबा को वांची के यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको डर लगता था किसी बात का, पर विंग सबसे जान था और वो वांची की दिन रात सेवा करने लगा था। ऐसा नहीं कि वो साथ भी नहीं आते थे। जो बच्चा था जिसको बचाने के लिए वांची को गोली लगी थी, वो भी हर दिन आते थे, वांची के पास रहते थे। वो दोनों ही मिलकर वांची की सारवार करते थे। वांची को रात रात भर पैनिक अटैक आते थे, वो पेन से चिल्लाने लगता था और विंग उसे संभाल लेता था, उसे अपनी बाहों में ले लेता था। विंग वांची की ओर खींचा जा रहा था, वो विंग पता नहीं था। विंग याद में वांची की सेवा करता था। विंग वांची की जो गन थी उसे संभाल के रख दिया था, क्योंकि उस गन को देख के उसके बाबा ने बहुत गुस्सा किया था और वो किसी अछूत चीज को छूते हैं उस तरीके से उस गन को छूता है और कहते हैं ये क्या है, मैंने मना किया था ना, इसे यहाँ से बाहर निकालो। और देखा तुमने उसकी गन ऐसी वाहियात चीज हमारे घर पे क्या कर रही है, हम एक साथी है, हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती, हम शांति का प्रचार करते हैं। और ये तब विंग अपने बाबा को कहता है, बाबा प्लीज ऐसा मत करिए, वो जब ठीक हो जाएगा तब यहाँ से चला जाएगा, उसके साथ वो अपना सामान भी तो ले जाएगा ना, कि नहीं चाहते क्या कि बेटे की जिसने जान बचाई है वो ठीक हो जाए। तब उसके बाबा कुछ नहीं कहते और वो वहां से चले जाते। वो चिड़चिड़े रहते थे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि विंग किसी और की इस तरीके से सेवा करे, क्योंकि विंग अभी अपने जो अभ्यास होता है उसे छोड़ रहा है, शिक्षा ग्रहण करने में लेट कर रहा था सिर्फ वांछित सारवार करने के लिए। वांछित को धीमे धीमे पोषण, वांछित को आहिस्ता आहिस्ता पोषण मिल रहा था। आज वांछित को हुए 2 महीने से ज्यादा हो गया था। वांछित जब होश में आता है तो वो सबसे पहले एक ही बात पूछता है, विंग से, क्योंकि वो फिर वो सुनामी बिता हुआ, वो मेडिटेशन कर रहा था। वांछित विंग को पहले तो देखता है, उसके मुंह से बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आ रहा था, उसके आसपास पॉजिटिविटी फैल रही थी। वांची विंग को देख के कहता है, मैं यहाँ पे कितने दिनों से बेहोश हूँ। तब विंग अपनी शर्मा से बाहर रहता है तो वो वांची की ओर जाता है और वांची को देखने हेल्प करते हुए कहता है, तुम यहाँ पे 2 महीने से हो, अभी 2 महीने से ज्यादा हो गया है। तब कहता है इतना ज्यादा, तब विंग कहता है, हाँ तुम्हें गोली ली थी, उससे निकालने के बाद तुम्हें ठीक करने में बहुत वक्त लग गया है, बड़ी मुश्किल से हमारे सामान और बुनियादी भी ठीक किया है, तुमने यही किया है। ये बात सुन वांछित तक सामान्य देखो है, विंग कहता है वो हमारा मुख्य अध्यक्ष है, उन्होंने तुम्हारी सारवार की थी, तुमने मना किया था से उस चीज से मैंने उनको कहा था। तब वांछित कहता है ठीक है। वांची विंग को देख रहा था क्योंकि आज विंग उसे छू रहा था। वांची को एक फ्लैशबैक क्या रहता है, जब वांची विंग को अपने घर पे लेके गया था और वो गलती से विंग को छूने वाला था, उससे पहले विंग 2 कदम पीछे हट गया था। इस वजह से वांची विंग से पूछता, क्या तुम मुझे छू सकते हो, क्या अब तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे? तब विंग कहता है, आते हैं, पर मैंने तुम्हारी सेवा करने के लिए उन्हें छोड़ दिया, मैं कुछ में करीब तक की जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते। तो वांची कहता है, पर ऐसा करने पे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती होगी ना? तो विंग कहता है, हाँ मिलेगी, मुझे और अपने आप को सुदृढ़ करना होगा और अच्छे से सात्विक और अच्छे से अपने टाइम में दीक्षा ग्रहण करेगा। जब मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा तब मुझे पनिशमेंट मिलेगी, पर समय में भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी की सेवा कर रहा था। अगर मैं किसी बुरी इरादे से फंसा था तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती थी, पर जो हमारे शरणार्थी या लक्ष्मी है उसे बचाने के लिए हमें तो पनिशमेंट मिल सकती। तब लंच को तब वहाँ पे विंग के बाबा आते हैं। विंग के बाबा आते हैं, वांची और विंग को इतना हंसते के बनाते हुए विंग को चिल्लाते हुए कहते, विंग क्या? तभी खड़ा हो जाए। तब समान विंग के बाबा से कहते हैं, आहिस्ता, इसे चिल्लाना नहीं चाहिए। तब समान विंग की बात सुनकर
ये उसे नमन करता है, ये उसे प्रणाम करते हुए कहता है ये अभी होश में आया है। समानुआ को कहता है ठीक है, और वो बच्ची की ओर देखते हैं और वांची से कहते हैं तुम अब ठीक हो? फिर बच्ची की तरह थैंक यू मेरी हेल्प। तब वो वांची उसे नमन नहीं मतलब कि वो 80 डिग्री का भी होता है और नहीं कहता। ये देख के वांची के बाबा मीन के बाबा को भी सकता है और वो फिर से कहता है तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई साथी हो तो उसे नमन करना चाहिए। तो दीक्षा लिए हुए साथी हो हमारे मठ के अध्यक्ष, तुम्हें इनको तो नमन करना चाहिए या नहीं? अब वे कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। तो वांची बाद में समय में को और 80 डिग्री का बो करते हुए नमन करता है और वे इनको और फिर से नमन करते हुए कहता है माफ करना साथी, माफ करना समय फिर वो नमन करता है। तब समय जिससे कहते हैं अब तुम आराम करो और यहाँ पे कुछ भी सोच हो, उसके बाद जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाए तब तुम जा सकते हो। तब समय की बात सुन के के आकांक्षी कहता है ठीक है, पर मुझे अगर किसी को कोई करना हो तब समय कहते हैं वहां से नहीं हो सकता, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, हो गया वहां से कर लेना। तब समय की बात सुन के वांची के पापा मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। तब समय वहीं से कहते तुम्हें सब छोड़ देना और ये ले जाना और ये बात करिए और इसे सही सलामत फिर से लेके भी जाना। तो वीन के बाबा तो वो क्यों नहीं चाहता हूँ ना, मैं उसको काम करना देता हूँ, इससे जो भी काम मैं करवा दूंगा। तब वीन के बाबा की ओर समय भी देखते हैं और कहते हैं वो वीन का काम है, उसे करने दीजिए, आप और कुछ कर लेना। तब वीन के बाबा ठीक है कि कुछ आगे नहीं कहते। बाद में वांची को संभाल के ले जाता है अपने सीट में। 2-3 दिन बाद वो दोनों सिटी में जाते हैं तो वांची अपने दोस्त स्वयं को कहता है और वो स्वयं से पूछता है क्या हाल है? तब स्वयं कहता है यार तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे सब लोग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अभी जुम्मन के कितने तैयारी घोषित कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि तुमने सब समझे सबको मारा है। ये बात सुन के कहता है मुझे भरोसा नहीं होता कि वो मुझे जिसने मुझे यहाँ तक लाया अजय मेरे साथ ही इतना बुरा करेगा। तब वांची बात सुनकर स्वयं कहता है पता नहीं क्या मुझे तो किस लालच भर लिया है कि अजय इतना गलत काम कर रहे हैं। वांची कहता है ठीक है जो भी है मैं तुम्हें कॉल करूँगा और कुछ न्यूज तो मुझे बताते रहेंगे। तब स्वयं कहता है तुम ठीक करो ना। तब वांची अपने हाथ पे रख के कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब स्वयं कहता है अपना ख्याल रखना दोस्त। और वांची कहता है तुम भी दोस्त मेरे जैसा दोस्त पाते मैं खुश हूँ और मैं अपने नशीब को प्राउड फील करूंगा तुमसे साथ इतना अच्छा दोस्त मिला मुझे। ये बात सुनकर अभी स्वयं हंसता है और वांची भी खुश हो जाता है। वे कभी ये सब बातें नहीं सुनता, वो दूर खड़ा था और वो वहाँ पे ढल रही शाम देख रहा था। वहां से पहाड़ों के बीच में सुंदर तरीके से संध्या ढल रही थी और मैं देख रहा था। वहीं के पीछे जाके खड़ा हो जाता तभी वही साथी के कपड़े पहने वाले थे बबी और बना हुआ था तो वो अभी उसके हाथ में कमल पट्टे वाला भी थी। वो सामने की ओर देख रहा था ढल रही संध्या हुआ तो वे कुछ सोच रहा था। तो वांची उसके पीछे चलता है और उसके कान के पास जाके कहता है क्या देख रहे हो? तो अपने धुन में कह देता है इस ढली हुई संध्या को कितनी खूबसूरत संध्या है। तब वांची कहता है ओ मोह है अभी भी। तब वांची की बात सुन के सेंसेस में वापिस आता है और वो वांची से ये पता कहता है कि क्या है मुझसे दूर रह कर बात करो। तब वांची कहता है ये अच्छा है तुम्हारा मन हो तब नजदीक आओ, तुम्हारा मन हो तो दूर हो जाओ। तब वांची की बात सुन के कहता है तुम जानते हो मैं संन्यास लिया हुआ हूँ लेकिन इसके किसी को नहीं आ सकता और मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हें छुआ हूँ और किसी मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया और जब से ठीक हुई मैंने तब से तुम्हें नहीं छुआ है फिर से। तब वांची कहता है पर मैंने कब मना किया था मुझे ना छुओ तुम मुझे छू सकते हो। ये बात सुनकर आ जाता है
और वो वांची से कहता है तुम्हारा नाम हो गया है तब हम चल। और वांची और विंग दोनों ही फिर से जा रहे थे। दोनों पैदल ही वहां की सड़कों पर चल रहे थे। वांची विंग की ओर देख रहा था और वहां की देखो खूबसूरत सा माहौल था वहां का। बर्फीले पहाड़ थे, नदियां थी, झरने थे, खिड़कियां थी, सब्जियां थी, तो सामने रहते थे पक्षी अपने घर पे झांकते थे। बहुत ही सुकून भरा माहौल था। वांची विंग से कहता है यहाँ पे बहुत सुकून है और शांति भी है। पर विंग कहता है यहाँ पे सुकून है और शांति भी है, यहाँ की हवाओं में भक्ति है। जहाँ पे भक्ति का अर्जन हो वहाँ पे सुकून और शांति दोनों मिलती है। ये बात सुन के वांची कहता है वैसे तुम क्यों साथी बनना चाहते। वांची का सवाल सुन के विंग वांची की ओर देखता है और वो खुशी कहता है मतलब क्या पूछना चाहते हो तुम मुझे। और वांची कहता है तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, तुम क्यों सन्यासी बने हुए हो, बहुत ही खूबसूरत हो, तुम चाहो तो अपनी अच्छी सी जिंदगी भी जी सकते हो। पर विंग वांची की ओर देखता है और कहता है मैं बचपन से यहीं पे ही रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं जब समझने लगा था तब से ही मेरे बाबा ने मुझे यही कहा था कि मुझे दीक्षा लेनी है। वो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं बचपन में दीक्षा ले लूँ, इस वजह से उन्होंने मेरी 18 साल की उम्र तक का इंतजार किया और मैं उसी टाइम से दीक्षा का ही सभी नियमों का पालन करता हूँ। जब दीक्षा मिलने के बाद लोग जिस नियम का पालन करते हैं साथ ही वही नियम का पालन मैं अभी से ही करता हूँ। तब वांची कहता है तो ये दिल से कर रहे हो क्या। तब विंग कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, ये दिल से ही कर रहा हूँ। वांची विंग से कहता है पर क्यों। तब वांची की बात सुन के विंग कहता है क्योंकि मुझे मेरे बाबा ने बहुत पहले ही कहा था कि हमें हमारे अगले जन्म में हमारे आने वाले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो, सुखी शांति और समृद्धि भरा जीवन मिले। उस वजह से हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। सात्विक जीवन जी के मैं अपने आप को मोक्ष के रास्ते पे ले जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और विंग पे हंसता कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये जिंदगी है, इस जिंदगी इतनी कष्टों में कर रहे हो और अगले जन्म के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, उस वजह से साथी बन के बैठे हो। और इस जन्म का क्या, इस जन्म की खुशियों का क्या, इस जन्म के डिजायर का क्या। जब विंग को डिजायर वर्ड किसके नाम से कहता है तो विंग एक खतरे से वांची की ओर देख रहा था। वांची विंग को कहता है इसी कातिल आंखों में मुझे घायल किया हुआ है। क्या तुम्हें नहीं इच्छा होती मुझे मेरे पास आने की, क्या तुम्हें नहीं इच्छा होती मुझे छूने की, क्या तुम्हें नहीं इच्छा होती मेरे साथ रहने की, मेरे साथ जीने की। तब विंग कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। विंग सोच रहा है। तब विंग की नजर एक पानी के अक्ष पे पड़ती है, यानी कि नदी में जो पानी था वहां पे उसके खुद के अक्ष को देख के वहां पे पड़ती है। उसे उस टाइम पे उस अक्ष में अपने साथ वांची दिख रहा था। वांची जो उसके बदन को छू रहा हो, उसके वो पीछे से आता है और विंग के कमर पे हाथ लगाता है और विंग के शोल्डर पे एक किस करता है और विंग को अपनी ओर करके उसके पूरे चेहरे पे बहुत ही सजेटिवली किस करता है और छूता है और उसके होठों पे भी एक किस करता है और वो विंग के ऊपर लेयर वहीं पे ही निकाल के उसके खुले बदन पे किस कर रहा हो, ऐसा विंग सोच रहा था। ये चीज सोचने के साथ ही विंग के तन बदन में आग लग जाती है। तभी विंग अपने आश्रम का और घंट सुनाई देता है जो उसके टाइम पे हर बार पूछता है। वही घंट की आवाज सुन के विंग होश में आता है और विंग अपने आप को ना करते हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि विंग के मन में वांची के लिए डिजायर छिप गया था। विंग के मन में वांची के लिए फीलिंग आ गई थी और यही फीलिंग वांची के लिए विंग के बाबा ने जब जब वांची को लेकर आया था उसी दिन देख लीजिए। उसी वजह से वो नहीं चाहते थे उसे यहाँ पर रखना। जो थे जो सामान्य रूप थे वो भी देख चुके थे, पर जो भी दीक्षा लेने आए वो अपने पूरे मन से आए, उसे ही दीक्षा दी जाती है। वो अपने मन में किसी मोह को लेकर आए तब उसे दीक्षा नहीं दी जाती।
वो ये चीज़ जानते थे और वो नहीं चाहते थे कि वे दीक्षा ले, क्योंकि उसकी आंखों में मोह अपनी जिंदगी को लेके भी ऐसे ही था, तो वो जानते थे। इसीलिए उस दिन समनोरु ने वांची को वहाँ पे रहने को कहा था, वरना वो चाहते तो वो शायद आश्रम में ले जा सकते थे, वहाँ पे उसकी शाला हो सकती थी, पर ये परमिशन नहीं थी। उन्होंने विंग का घर में उस वांची को रखा था। विंग वहाँ पे दूर चला जाता है, वो मेडिटेशन करने पत्थरों के बीच में फिर से बैठ जाता है। बर्फीले पत्थर थे, बारिश स्नोफॉल हो रहे थे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। उस बीच में विंग पे जाके वो बैठ जाता है और वो फिर से मेडिटेशन करने लगता है। वो अपने आप को संभाल रहा था, अपने मन को संभाल रहा था, अपने अंदर उद्बुद्ध हो रहे उस डिजायर को संभाल रहा था। वो डिजायर जो वांची के पास जाना चाहते थे, जो वांची को छूना चाहते थे, वांची को छूते हुए अपने बदन को देखना चाहते थे, सब चीजों को अपने मन में दबा रहा था, क्योंकि उसे याद था अपने बाबा को दिया हुआ वचन कि वो दीक्षा ग्रहण करेगा। के बाबा की इच्छा थी, वो दीक्षा ग्रहण करेगा। विंग भी यही चाहता था कि वो अपने बाबा की इच्छा का ध्यान रखे, कि बाबा जो चाहते हैं वो करे। इसीलिए वो बचपन से ही सभी चीजों से दूर रह रहा था, और आज जी के अपनी जिंदगी में आने से सभी चीजों पे पानी फिर रहा है, वैसा उसे लग रहा था। विंग अपने आप को संभालने के लिए वहाँ पे ही इतनी शाम संध्या में बैठ जाता है। वो बहुत ही ठंड होने के बावजूद भी अपने आप कंट्रोल कर रहा था, उसने अपने सभी कंट्रोल कर रहा था। उस वजह से उसे इतनी परेशानी नहीं होती। वांची विंग को शक करते हुए देख कर उसे रोकना चाहता था, तभी वहाँ पे उसके बाबा आ गए थे। वांची को वहाँ से खींच के ले जाते हैं। विंग के बाबा वांची से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों तुम उसकी साधना तोड़ना चाहते हो? क्यों तुम उसके प्राण को तोड़ना चाहते हो? वांची के बाबा से कहता है, आप ये गलत कर रहे हो। जानते हो उसे आजादी की, वो भी आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहता है, वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, और आप उसे एक जीवी खेल कर रहे हो। मैं नहीं कहूँगा कि आश्रम मठ को पिंजरा है, पर उसकी इच्छा को मारना एक पिंजरा ही हो जाएगा। ये उसकी जिंदगी, उसकी इच्छा का गला घोटना उसके लिए एक पिंजरे का काम करेगा। विंग के बाबा वांची से गुस्से से कहते हैं, तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में, तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम यहाँ से चले नहीं जाते, तो उसको क्यों ऐसे उछा रहे हो? जब वांची कहता है, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। जब वांची के विंग के बाबा वांची को एक श्लोक लगाते हैं और वो कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो दीक्षा लेने जाएगा मतलब जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी दीक्षा लेने में कोई प्रॉब्लम हो। तब वांची विंग के बाबा से कहता है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, उसके साथ उसकी खुशियों का गला घोट रहे हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आपको क्या लगता है, क्या मैं आपको नहीं जानता क्या? और वांची के और विंग के बाबा दिखते और कहते हैं, तो कहने का क्या मतलब है? तब वांची उनके सामने जाता है और उनको कहता है, आप एक कमांडर है जिसने अपने देश के लिए कई सारे काम किए हैं। अचानक ही गायब हो गया था, क्योंकि उसकी वाइफ का मर्डर हो गया था, और वो अपने बच्चे को लेकर अचानक ही हमारी दुनिया से गायब हो गया था। आज मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, इसका एक ही मतलब है कि आपने अपने गम को छुपाने के लिए इस आश्रम का सहारा लिया था, और आपने अपने गम से छूटने के लिए को इस आश्रम के जाल में कैद कर दिया है। उसे उड़ने का मौका नहीं दे रहे हो आप, उससे भी जीने की इच्छा होती है, उसे भी जीने का हक है। तब विंग के बाबा वांची से कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ से जा रहे हो, और चाहे तुम मेरे बारे में जानते हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं वहाँ से चला आया था, मैं उस बुरी दुनिया से दूर आ गया हूँ। यहाँ सुकून है, शांति है, और मेरे बेटा सेफ है। मैं नहीं चाहूँगा, आज तुम्हें गोटी गोली लगी है, तुम मरने की हालत में थे, तुम मेरे बेटे को यहाँ से ले जाना चाहते हो, क्या पता कोई से गोली फिर से तुम्हारी सुनिए हाथ पार कर दे। और उस टाइम पर मेरे बेटे का क्या, उस दर्द का क्या जो मेरा बेटा जिएगा, मैं उस दर्द से उसे बचाना चाहता हूँ, क्यों नहीं समझना चाहते? तब वांची कहता है, मौत तो यहाँ पे भी आएगी, मौत वहाँ पे भी आएगी, मौत से कैसे लड़ सकते हो, मौत को कैसे जन्म दे सकते हो?
आप जो भी कर सकते हो अपने कर्मों से कर सकते हो। और मैं यहाँ पे हूँ तक कोशिश करूँगा विन को ये एहसास दिलाने की कि वो भी जीत सकता है। उसे विन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी इच्छा का गला घोटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी एक अच्छी सी जिंदगी जी सकता है जैसे आम इंसान जीते हैं। तब वांची के तब विन के बाबा वांची से कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हें अभी ही निकाल दूंगा यहाँ से। तब वांची कहता है आप जो चाहो वो कर सकते हो, पर मैं विन उसकी फ्रेंड का एहसास दिला के ही रहूंगा। तब वांची विन के बाबा और कुछ कहते उससे पहले ही वांची को बुलाना वहाँ पे वो रिंपुच जो बचा था ना सन रिंपुच वो आ जाता है और वांची उनके साथ बाहर चला जाता है। सना रिंपुच को लेके वो सना रिंपुच को अपने रूम में बिठाता है और उससे बातें कर रहा था। वांची जानता था कि उस पे जंग का खतरा है और वो ये भी जानता था कि अगर कुछ टाइम और यहाँ पे वो रहा तो ये खतरा खड़ा हो जाएगा और वो इनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए वो आज फिर से वहाँ पे कॉल करने गया था अपने दोस्त को। तब वांची को पता चला था कि उसके दोस्त को किसी ने मार डाला है। उसकी वाइफ स्वयं की वाइफ रो रो के वांची से बता रही थी वांची स्वयं को मार डाला, स्वयं को मार डाला। जब वांची ने ये सुना था तब वांची डर गया था क्योंकि वांची को ये पता चल गया था कि उन लोगों को पता चल गया है कि वांची कहाँ पे है और अब वांची को लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं। वांची सन रिंपोच कह रहा था कि अपना ख्याल रखना और विन का भी ख्याल रखना। विन की जान को खतरा है और तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसीलिए देख के और समझ के लोगों के ट्रस्ट करना और उनके सामने आना, अपने आप को संभाल के रखना। सन रिंपोच वांची से कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारा काम अभी अधूरा है। वांची कहता है मैं जानता हूँ मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि आप दोनों को मैं प्रोटेक्ट ना कर लो। और वांची उसे छुपा देता है। सना को वहां से लेकर चला जाता है क्योंकि वांची वहां पे किसी के आने का एहसास मिल गया था। उसे ट्रेन की आवाज आई थी, विन भी वहां पे नहीं था, वो कहीं और था, वो अभी अपनी साधना में ही था। वहां पे गनशूट की आवाज सुन के विन शुभ हो गया था और विन भी भागते भागते वहां पे सामने आता है। तब वांची सना रिंपोच को छुपा देता है और वांची वहां पे भागने लगा था। वो मुंडे भी उसके पीछे भागने लगे थे। वहां पे गली जैसा था जहाँ पे खंडरें थी, गुफाएं थी, वहां से ही वांची निकल रहा था और उस बीच वो सबको एक एक करके ढेर कर रहा था क्योंकि उस समय में वहां पे कई सारे लोग आए थे। वहां पे वेंचो भी आया था, मम्मी मंजू भी आए थे। वो सब मिलके वहां पे वो सब मिलके वहां पे गोलियां फेंक कर रहा था। वांची सबसे बच रहा था। वांची ने विन के बाबा को कैद कर लिया था क्योंकि वो जब विन भाग के इधर आ रहा था तब जो विन को देख गए थे और विन को गन भी उधर लिया था और विन से कह रहा था तुम जानते हो वांची कहाँ पे है? विन मना करता कहता है मैं जानता वांची कहाँ पे। और विन से कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, वो एक हुई है, उसने हमारे कमिश्नर को मार डाला है तो उसे बचा रहे हैं। तब विन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं किसी यहाँ से जा सकता हूँ। तब विन के बाबा को कहता है सब तो जानते ही ना जो पूरा करता है उसे सजा मिलती है, हमारा काम कितना स्ट्रॉन्ग है। तब विन के बाबा उसके सामने आ जाते हैं मैं चाहता हूँ हमारा काम कितना स्ट्रॉन्ग, पर मैं ये भी जानता हूँ कि इसका करने वाले लोग भी कितने स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम यहाँ से जा रहे हो भाई जाओ। मुझे के सामने गन है, तुम मुझे लगा था कि आप एक छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप कितनी शादी जितनी पहले तो प्लीज सब अच्छे से कि वो मुझे बता दे कि मुझे कहाँ है। तब विन के बाबा कहते हैं मम्मी नहीं कहा नहीं पाया तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तब विन के बाबा ऐसा कहते हैं विन मुझे को गुस्सा आ जाता है और वो विन को गट शूट करने वाला था। उससे पहले ही वांची पीछे से आता है और वो चिल्लाते हुए मुझे से कहता है ये क्या कर रहे हैं मुझे,
जब वांगजी पीछे से आ जाता है तो मिनजुई वांगजी की ओर देखते हुए कहते हैं, तो तुम मिल ही गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। तो वांगजी कहता है, आप गलत कर रहे हो, मैंने आपको आइडल माना था और आप आज मुझे मारने आ गए हो। तो मिनजुई कहता है, तुम जानते हो पैसे कितनी बड़ी ताकत है। तो वांगजी कहता है, तो आप गलत कर रहे हो, आप इतने बुरे नहीं थे, पर आप गलत संगत में पड़ गए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मिनजुई कहते हैं, पर वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तब वांगजी कहता है, पर वो कोई नहीं बचे है, सब मर गए हैं, मैंने सबको मार डाला है। क्योंकि वांगजी जब फाइट कर रहा था तो वो बारी बारी करके सबको मार डाला था। वांगजी ने वेंचर को भी मार डाला था, मिनजुई अकेले ही बचे थे। तब मिनजुई कहता है, क्या तुमने सबको मार डाला? तब वांगजी कहता है, मैंने सबको मार डाला। तब मिनजुई कहता है, पर तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें फिर से मैं सब भूल गया हूँ। मिनजुई की बात सुन के वांगजी कहता है, आप सच में एक करप्ट बन चुके हैं, आप कुछ सोचने की तक नहीं रख रहे हैं। तो मिनजुई की बात सुन के वांगजी की बात सुन के मिनजुई कहता है, तुम्हारी बात सही है, मैं गलत हो गया हूँ। और उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा था, उस वजह से उन्होंने अपनी गन नीचे ही रख दी थी, क्योंकि वांगजी को सच में अपना भाई मानते थे और दिल से वांगजी से प्यार करते थे। और आज वांगजी ने उसको करप्ट कहा, गलत कहा, उस बात से उसे एहसास हो गया था कि वो गलत है और वो वहां से चले जाते हैं। तो हम मठ का सीन देखते हैं, वहां पर विंग भिक्षा लेने वाला था। उससे पहले हम रात का सीन देखते हैं। रात जब वांगजी वहां से जाने वाला था, उससे पहले वो आश्रम में गया था, सभी से आशीर्वाद लेने गया था। आश्रम में जब गया था तब विंग भी वहीं पे ही था। विंग की नजर वांगजी पे ही थी, पर वांगजी ने एक बार भी विंग को नहीं देखा था, क्योंकि जब वो दोनों रूम पे थे तब वांगजी ने विंग से कहा था कि तुम एक आसान परिंदे हो, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? विंग ने कहा था, क्या? वांगजी ने कहा था, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। विंग ने कहा था, कौन सी? वांगजी ने विंग को स्टोरी सुनाई थी। मैं एक बच्चे को जानता था, जो कि वो बच्चा था, वो चिड़िया होता है ना, उसका बच्चा था। और उस बच्चे को गलती से ही जो वांगजी कहता है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तभी उसके पास बैठ जाता है, उसके सामने आकर उसे कहता है, तो वांगजी से कहता है, एक चिड़िया का बच्चा था, उसे किसी ने डक के बच्चों के साथ छोड़ दिया गया था। चिड़िया का बच्चा डक के बच्चों के साथ रहने लगा था। उसे लगता था कि यही उसका परिवार है, इसी वजह से वो उड़ना नहीं सीखा था। तब वो बच्चा डक के साथ ही रहता था, पानी में ही रहता था, उसके साथ खा पीता था। तब वहां पे एक आए थे, मोंक आए थे। उस मोंक ने चिड़िया के बच्चे को कहा, उनके परिवार के हिस्से नहीं हो, तुम एक चिड़िया के बच्चे, तुम डक के बच्चे नहीं हो। तब वो नहीं मान रहा था, वो नहीं चाहता था उन लोगों को छोड़ना। वो बुरे बन गए। उसने चिड़िया के बच्चे को अपने हाथ में ले लिया, उसने पकड़ लिया। तब चिड़िया का बच्चा बहुत फड़फड़ा रहा था, पर वो बच्चा कुछ नहीं कह रहा था। वो बच्चा बहुत फड़फड़ा रहा था, तब मोंक कुछ नहीं कह रहा था। पर मोंक ने आसमान में मोंक ने एक पहाड़ पे जाके उस बच्चे को वहां पे ही छोड़ दिया, खाई में। तब वो बच्चा जैसे तैसे ही फिर हवा में उड़ने लगा था और फ्लाई करने लगा। उसे उड़ना नहीं आता था, तो उसके डर में जो था वो दूर हो गया और वो आसमान में उड़ने लगा, क्योंकि उसे मौत से डर था। और उसे उड़ने से डर नहीं था, उसे मौत से डर था। उसे लग रहा था कि वो डर का बच्चा है, वो उड़ नहीं पाएगा, उसे आसमान की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपना घर पानी नहीं है, उसका घर आसमान नहीं है, इस वजह से वो उड़ना नहीं चाहता। पर मोंक ने उसे छोड़ दिया, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं रहा, इस वजह से वो आसमान में ही उड़ने लगा। तब अब हम ये सार निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास आसमान में उड़ने का मौका है तो हमें आसमान में उड़ना चाहिए। हमें जमीन पर ही रह के अपने आप को दबा लेना नहीं चाहिए। हमारा जो असली व्यक्तित्व है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। विंग कुछ नहीं कहता। तब वांगजी विंग से कहता है, मैं कहीं जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहते हो मेरे साथ? तब विंग मना करते हुए कहता है, मैं नहीं आ सकता, मैं मेरे बाबा को दुखी नहीं दिखा सकता। तब वांगजी कहता है, ठीक है, तुम जो चाहो वो करो। तब वांगजी रूम से बाहर चला गया था। तब विंग अपने आप को नहीं संभालता था और वो वांगजी के पीछे फिर से भागता है और वो वांगजी को रोकते हुए कहता है, वांगजी
तब वांची रुक जाता है। मिडनाइट हो गई थी, चांदनी सर पे थी और वो किसी एक मिनट तब वांची रुक गया। तब जीवन के सामने था वो मस्त दिख जाता है। पहली बार वो सिर्फ प्यार से छूता है, जिस प्यार को उसने अपने दिल में छुपा के रखा है। उस प्यार से वांची के सिर को, उसके बालों को, उसकी आंखों को, उसके होठों को, उसके सीने को, उसके हाथ को पहुंचो और वो इन सभी चीजों को छू अब बालों को तो अपनी सांसों में लेता है। पहले ऐसे जैसे हम वो धूप कैसे लेते हैं और ऐसा हम करते हैं ना, वैसे करता है और वो वांची से कहता है मैं इसे जी लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वांची कहता है मुझे चाहिए, मैं ऐसा जिंदगी नहीं जी सकता। मैं अगर यहाँ से चला गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम ये याद रखना, मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा दूंगा, मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। तब विंग कुछ नहीं कहता। वांची विंग से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो पीछे कदम लेने लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, तुम्हें पूरी तरीके से फिट करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार से पूरा करना चाहता हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम। मैं बहुत करना चाहता हूँ, तुम्हारी सांस रुक जाए तब करना चाहता हूँ। क्यों एक बार ऐसा महसूस नहीं होता। और वो विंग के पास जाकर उससे दोनों बाहों से मिला लेता है। उसे सब कह रहा था, मिलाता है, उसे सब कह रहा है। तब विंग कुछ नहीं कहता और वो वांची से आपको छुड़ा के वहां से चला जाता है। वांची को उन सवालों का जवाब मिल गया था कि विंग नहीं मानने वाला और वो भी चुप हो गया। वांची समझ गया था कि विंग नहीं रुकने वाला, विंग नहीं समझने वाला और वो कुछ नहीं कहता। दूसरा दिन हो गया था। आज वांची मठ में था। मठ में सभी लोग थे, विंग भी वहीं पे ही था। वांची को समीर कोच सनानूर भी सभी आशीर्वाद दे रहे थे। वांची आज सभी को 90 डिग्री बो कर रहा था और वो आशीर्वाद ले रहा था। वहाँ पे बुद्ध की जो प्रतिमा थी उनको भी प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले रहा था और वो बुद्ध से कह रहा था क्या प्यार करना गलती है, क्या किसी के लिए अपने दिल में डिजायर रखना गलती है, क्या प्यार मेरा मुकम्मल नहीं होगा। खास करके दो पुरुषों का प्यार यहाँ पे वर्जित होना चाहता है, तो क्या मेरा प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या ये समाज मुझसे नफरत करेगा, क्या मेरे विंग से नफरत करेगा। क्यों कोई नहीं समझना चाहता हमारे प्यार को। तब सोना वांची की ओर देख रहे थे, वो समझ रहे थे, वो जान रहे थे वांची के बेचैन दिल को और वो ये पहचान रहे थे कि अपने अनुयायी विंग के दिल के हाल को। क्योंकि जब वांची यहाँ पे आया था तब से विंग अपनी नजर झुकाई हुई थी, उसने एक बार भी वांची की ओर देखा ही नहीं था और ये सब हालत सोना नोटबुक उसके बाबा सब लोग देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे और वांची वहां से चला गया था। विंग की भिक्षा लेने का टाइम आ गया था क्योंकि वांची जानता था उसके जाने के तुरंत ही विंग की दीक्षा दी जाएगी। विंग भिक्षा लेने ही वाला था। उससे पहले सना विंग से कहते हैं तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी मोह है, किसी के लिए भी प्यार है, तो तुम भिक्षा मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं। भिक्षा लेने के लिए आपको मोह का त्याग करना पड़ेगा। एक बार तुम अपने आप को ध्यान में लेके देखो कि तुम्हें किसी के लिए मोह है या नहीं। तब विंग कहता है मुझे किसी के लिए मोह है। तब सना नोटबुक विंग को कहते हैं तुम एक बार ध्यान में रहो, जाओ और उसके बाद आके मुझे बताओ कि तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे ध्यान साथ तुम्हें क्या दिख रहा था। तब विंग वहां से चला जाता है उसको प्रणाम करके। तब सना नोटबुक को विंग के बाबा विकांश कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो, आप इसे क्यों भेज रहे हो। तब विंग के बाबा को सना नोटबुक कहते हैं आप या मैं कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने पूरे मन से आना पड़ता है, अपने मन में किसी भी प्रकार का मोह लेके नहीं, ना ही किसी प्रकार का दुख लेके। ये एक आश्रम है पर अपने दुखों से बचने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो पर आप अपने बेचैन मन को लेके यहाँ नहीं आ सकते। आपको यहाँ पे सुकून जरूर मिलता है पर किसी के प्रति मोह लेके नहीं। तब वांची के बाबा कहते हैं पर आप गलत कर रहे हो, ये गलत निर्णय हो जाएगा उसकी जिंदगी का। तब सना नोबी उनके बाबा की ओर देखते हैं, कहते हैं कि आपको डर लग रहा है कि दो पुरुष एक दूसरे के साथ। तब सना नोबी की बात सुन के विंग के बाबा के चेहरे के रंग भी उड़ गए थे।
तब विंग के बाबा सलाम से कहते हैं वो इससे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर से वो मूर्ख है और वो पुरुष, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे जाके क्या होगा। तब सलमान विंग के बाबा से कहते हैं आप अपनी साइड का ही देख रहे हो, अपने बेटे की साइड का नहीं, उसके दिल का नहीं। आप उसे बचाना चाहते हो दुख से, पर आप खुद ही उसे एक ऐसे दुख के भंवर में डाल रहे हो जहाँ से उसका निकलना अच्छा नहीं होगा। वो किसी से प्यार करता है, उस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहता है, पर आपकी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा। वो आपकी इच्छा का मान रखने के लिए दीक्षा लेना चाहता है। वो दिल से ऐसा नहीं चाहता, जो पहले चाहता था अब नहीं चाहता है। अब वो बाबूजी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है। ये बात सुन के उनके बाबा की आंखें खुल जाती है। उनको समझ आ जाता है कि वो अपने बाबा को दुख से बचाने के लिए दुख के भंवर में डाल रहे हैं। फिर वो समझ गए थे। तब थोड़ी देर बाद विंग वहां पे आ जाता है। तब सलमान विंग से कहते हैं तुमने क्या देखा था अपनी साधना में। विंग कुछ नहीं कह पाता। तब सलमान विंग से कहते हैं तुमने जो भी देखा था वही तुम्हारी जिंदगी है और वही तुम्हारी हकीकत है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। तब विंग अपने बाबा की ओर देखता है। उसके बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तब विंग भाग के वहां पर चला जाता है। विंग वांची को रोकने चला जाता है। विंग उन पर फिर राज्य से दौड़ रहा था, भाग रहा था, वांची को रोकना चाहता था क्योंकि वांची अपनी जीप को लेकर वहां से चल रहा था। विंग बहुत ही भीगता है, पड़ता है, फिर खड़ा होता है और वो वांची के कारण जीप के सामने आके खड़ा रह जाता है। वो कितने रास्तों को पार करके आया था वांची तक। वांची विंग को ये सब गिरा देख के बाहर आता है और वो उसकी वो हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तब वांची कहता है तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं चला जाऊँ, तुम्हें यहाँ पे ही छोड़ गए। विंग कुछ नहीं कहता और वांची को कस के हक करता है और वो उसके दिल पे अपनी लिप रख देता है। ये देख के तो वांची थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था, पर वांची भी अपने आप को नहीं रोकता और नहीं रही। उनको इतनी प्रशंसा करने लगता है कि वांची अपनी सांस नहीं रोक पाता। वांची दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता करके उसे चले जाते हैं। वहां पे वांची दोनों ही एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। वांची वहीं पे ही विंग के सारे कपड़े निकाल के साथ इंटीमेट होने लगा था। पहले तो दिल भर के अपने हमदम, अपने सोलमेट, अपने जन्म जन्म के इंतजार को खत्म किया है। सुरख फुलक के महके रसों के तारों की तरह आपने मेरे रोम रोम को महकाया है। दिल का मौसम जो बंजर था उसमें अपने महकी महकी खुशबू को हवाओं महकाया है, उसमें फूलों को खिलाया है। भीगी भीगी से कुछ खताओं में अपने अपना इंतजार डाला है। जिस बाहों के जिस्म से रूह तक बहते हुए आपने मेरे रोम रोम में अपना प्यार महकाया है। आपके आलिंगन के सहारे मैं छुप रहा हूँ। मेरी जिंदगी का इंतजार आपके आगोश में आके खत्म हो रहा है। मेरे शमन, मेरे हमदम, मेरे हमसफर, मेरे सोलमेट, इस आगोश में अपने मुझे करने दो। क्या गले पे आता है, उसे इश्क करता है, उसके होठों से, उसके गले पे, उसकी आंखों पे, उसके नस पे, उसके बालों को सहलाता है और वो खींचता ही जा रहा था, मानो वो उसे अपनी सांसों में समय लेना चाहता हो। के गले पे आता है, उसके कर लिए जैसे रिमूव कर रहा था, उसके बदन से उसके कपड़े, बदन से उसे वस्त्र नीचे जा रहे थे। उसी के साथ ही वांची के उसके बदन को छू रहे थे। जिस शिद्दत से विंग से प्यार कर रहा था, मानो वांची एक किसी कायनात को चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हो कि विंग से खुशका। इतनी शिद्दत से उस पर फूले वादियों में विंग की आवाज पहुंच रही थी और वो चीख चीख के बता रही थी कि मैं वांची का, वांची मेरा, रोदन में खो रही थी। वांची थोड़ी देर बाद विंग से फ्री होने के बाद विंग से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी दीक्षा का टाइम नहीं था क्या। तब विंग वांची से कहता है मुझे समा नोरबू ने आने का मौका दिया है, समा नोरबू ने मुझे कहा था कि मैं जा सकता हूँ। तब वांची विंग से कहता है ऐसा उन्होंने क्यों कहा था और उनको क्यों जाने देना, वो क्यों जाने देना चाहते थे।
तब समानों की बात सुन याद आती है। विंक वांचिस के सामने पेश करने लगता है। तो वांची विंक को कहता है, इससे क्यों भर्ता कर रहे हो, क्या हुआ था? तब विंक वांची को बताता है कि समानों ने उसे ध्यान साधना में लिखने को कहा था और कहा था उसका मन क्या कह रहा है वो बताने को। तब वांची विंक को कहता है, तब क्या हुआ था? तब विंक वांची से कहता है, वो मैं जब ध्यान साधना में बैठा था उस टाइम पे मुझे तुम दिख रहे थे बिना कपड़ों के, और तुम मेरे साथ सेक्स कर रहे थे, मैं मेरे साथ मुझे छू रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे और मुझे पागल कर रहे थे अपने प्यार से। ये बात सुन के तो वांची भी शर्मा जाता है और वांची कहता है, इसका मतलब तुम मेरे लिए डिजायर थोट रखते थे क्यों? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं कि जो तुम्हारे लिए डिजायर रखता हूँ। मैं कहता है, ऐसा नहीं कि मैं रखता हूँ, मैं नहीं कर सकता था ऐसा, मैं बंधा हुआ था। वांची कहता है, तो मैं जानता हूँ, अभी तो तुम नहीं बंधे हुए ना, तो अब मुझे मेरा काम करने दो। और वो फिर से वांची की नींद के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो दोनों उसी बर्फीले वादियों में जिप नहीं एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वहाँ पे जिप के जो पर्दे होते वो गिरा दिए थे, वो वहाँ पे ही अपना काम कर रहे थे क्योंकि उस सड़क पर कोई आता जाता नहीं था। उस वजह से विंक और वांची की आवाज किसी ने सुनी नहीं थी और विंक और वांची दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। ऐसे ही हमारी ये स्टोरी यहीं पे ही खत्म होती है क्योंकि हमारी स्टोरी में सार्थक डिजायर, वांची को विंक को लेकर डिजायर था और विंक को वांची को लेकर डिजायर था। दोनों ही एक दूसरे के लिए लेकर डिजायर रख रहे थे। प्यार के सेक्स के हर प्रकार के डिजायर एक दूसरे के साथ रखते थे, एक दूसरे के साथ जीने की भी डिजायर रखते थे। और विंक अपने वचनों से बंधा हुआ था, उस वजह से वो अपने आप को रोक रहा था वांची से प्यार करने से। और वांची किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं था, उस वजह से वो खुलेआम उसने विंक के बाबा से कह दिया था कि वो विंक से प्यार करता है, वो किसी भी बंधन में विंक को नहीं बनने देगा, वो सिर्फ अपने साथी विंक को बनने देगा। ये बात सुन के जब वांची के बाबा को गुस्सा आ गया था तब विंक वांची समझ गया था कि ऐसे काम नहीं होगा और वो वहां से चला गया था क्योंकि वांची जानता था कि वो फोर्स नहीं कर सकता, विंक पे भी नहीं करना है विंक के बाबा को। विंक और वांची की डेस्टिनी एक थी, उन दोनों को मिलना ही था। इस वजह से वांची के पास विंक को के मुंह बेच दिया गया था क्योंकि समय मोर भी जानते थे विंक यहाँ पे नहीं रहने वाला, विंक को दीक्षा देने का टाइम नहीं आया है, इसीलिए वहां से चला गया था। विंक को वहां से बेच दिया गया था और विंक को शुरू में उसके नशे की वजह से ही विवाह दिया था। वहाँ पे वरना कोई कितने सारे अनुयायी थे, उनमें से किसी को भी समझ को लेने भेजा जा सकता था, पर विंक के नसीब विंक को बुला रहे थे। उस वजह से ही विंक को भी मौका मिला था वहाँ जाने का जहाँ पर वांची था और वांची और विंक की मुलाकात हुई और उन दोनों के बीच में प्यार हुआ था। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। शायद मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पर मैं खरी नहीं उतर रही, इस वजह से मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी स्टोरी को सुनो। तो पसंद ना हो तो फिर कुछ और प्रॉब्लम तो मुझे बताओ ताकि मुझे समझ में आए कि मैं किस तरीके की स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि लोगों को पसंद आए। थैंक यू और आप सभी खुश रहना और अब हम मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।